नमस्कार, आदाब साथियों। आज के शिक्षा जगत के न्यूज़ में क्या है खास, जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए शिक्षा विभाग की तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सिंह ने कहा कि पहली से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक और कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसलिए शिक्षक दीक्षा को डाउनलोड करें। जिन्होंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है वे अपना प्रोफाइल को अपडेट करें ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके और उन तक हर जानकारी पहुंच सके। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि दीक्षा पूरी तरह से लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग शिक्षक लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में कर सकते हैं। जिन शिक्षकों ने दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लिया है वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें, अन्यथा कोर्स करने के उपरांत आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने अभी तक दीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सबसे पहले दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के पश्चात अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें, अन्यथा 5 जून से शुरू होने वाले कोर्स सीखने का सिद्धांत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें ताकि उक्त कोर्स में आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो। पहली से 12वीं तक की किताबें हुई डिजिटल, ऑनलाइन मोड में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया हुई आसान। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों को पढ़ाया ई लर्निंग की उपयोगिता का पाठ। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ई लर्निंग की उपयोगिता का पाठ पढ़ाया। यह पाठ उन्होंने रविवार को यूट्यूब लाइव सेशन के जरिए ऑनलाइन पढ़ाया। कोरोना काल में क्लासरूम टीचिंग बंद होने के मद्देनजर उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अमल में लाए। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से बच्चों की क्लासरूम पढ़ाई की क्षति की भरपाई प्रभावी तरीके से की जा सकती है। इससे बच्चों की तो पढ़ाई में सहूलत मिलेगी ही, शिक्षक भी खुद को अपडेट रख पाएंगे। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े विभिन्न ऐप की चर्चा करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सिंह ने शिक्षकों से कहा कि दीक्षा ऐप को अपलोड करें। इस पर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें चैप्टर वाइज डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक छपी सभी पाठ्य पुस्तकें हैं। इसे QR कोड लगाए गए हैं, उससे वीडियो क्लिपिंग भी जोड़े गए हैं। पोर्टल पर जाकर जैसे ही क्लास टाइप करेंगे तो उस क्लास की सारी किताबें आ जाएंगी। किताबों के चैप्टर के लिस्ट भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि दीक्षा पोर्टल पर किताबों के साथ साथ डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध है। इस पर डिजिटल रूप से प्रारंभिक कक्षाओं की सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। सेकेंडरी की 16 विषयों की किताबें उपलब्ध हैं। इनमें मैथिली और बांग्ला की भी किताबें हैं। साइंस और मैथ की 40 किताबें हैं एवं 3000 वीडियो कंटेंट उपलब्ध हैं। मैथ की सारी किताबें हैं और 200 वीडियो कंटेंट हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षा का पूरक है विद्यादान पोर्टल। डिजिटल कंटेंट बनाने वाले कोई भी व्यक्ति इस पर उसे शेयर कर सकते हैं। विद्यादान ऐप को शिक्षक जरूर देखें। प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर सिंह ने निष्ठा ट्रेनिंग की चर्चा करते हुए कहा कि इसका पहला फेज ऑफलाइन था लेकिन बाद में कोरोना की वजह से ऑनलाइन किया गया। निष्ठा की पहुंच आज लाखों शिक्षकों तक है। इसका कवरेज 100% है। 1 घंटे के लाइव सेशन में शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापकों, विद्यालय शिक्षा समितियों के सदस्यों, शिक्षा सेवकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इसका संचालन नेहा ने किया। सौरभ ने तकनीकी पक्षों की जानकारी दी। सर्टिफिकेट की जांच पहले, फिर मिलेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली तकरीबन 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लेकर लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें जम गई हैं। न्यायालय के आदेश मिलते ही नियुक्ति की अटकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तय प्रक्रिया के तहत शिक्षक पद के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच होगी।
आपको याद होगा कि तकरीबन 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2019 में ही शुरू हुई थी। तकरीबन 91,000 प्रारंभिक तथा 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच विभिन्न कारणों से कई बार शेड्यूल भी बदले। नियोजन इकाइयों द्वारा मेगा सूची भी जारी हुई, उस पर आपत्तियां भी मांगी गई। आपत्तियों के निराकरण के बाद चयन सूची जारी होती, उसके पहले ही नियुक्ति में नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के मसले पर मामला कोर्ट में चला गया। अंतिम आदेश आने तक नियुक्ति पर रोक लग गई। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर का भी असर पड़ा। खैर, मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई, सोमवार को फिर सुनवाई होगी। उसके पहले शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों को लेकर जिला आंकड़े लिए गए। मसलन प्रस्तावित नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए कितने पद हैं, इन पदों के विरुद्ध कितने आवेदन हैं, ये ब्यौरे हर कोटि के दिव्यांगों से जुड़े हैं। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद नियुक्ति की अटकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए शेड्यूल जारी होगा। शेड्यूल के तहत मेगा सूची पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निराकरण होगा। उसके बाद अंतिम मेगा सूची यानी चयन सूची जारी होगी। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में स्कूल अलॉट करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट लिए जाएंगे और सर्टिफिकेट की जाँच के बाद नियुक्ति पत्र बंटेंगे। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर असमंजस्य। कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई पहले ही 10वीं की एग्जाम रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। वहीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम को लेकर अब तक असमंजस बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा संकेत दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई में 12वीं की बोर्ड एग्जाम कराए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होने वाली इस परीक्षा की लिमिटेड फॉर्मेट में करवाया जाएगा। इसके तहत स्टूडेंट को केवल अनिवार्य विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। इस एग्जाम की समय अवधि भी 3 घंटे से कम रखी गई है। पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने चलाया अभियान। पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर रविवार को अभियान चलाया। अभियान ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन बिहार प्रदेश कमेटी ने चलाया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा कि अभियान के तहत शिक्षा मंत्री से पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आग्रह किया गया था। अभियान में राज्य भर के लाइब्रेरी प्रोफेशनल ने हिस्सा लिया। इसे विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र एवं सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए खुशखबरी। कोरोना से मौत पर मिलेंगे 7 लाख और फैमिली को पेंशन्स भी। संकट के समय में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने रविवार को ईपीएफओ और ईएसआईसी स्कीम के तहत कुछ अहम घोषणाएं की हैं। इसके तहत अगर किसी ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो परिवार को 7 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ईएसआईसी स्कीम के तहत डिपेंडेंट को पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ और ईडीएलआई स्कीम लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। पहले इसकी लिमिट 6 लाख थी। नियम में एक अहम बदलाव यह किया गया है कि ईडीएलआई स्कीम का फायदा ऐसा लेने के लिए ही संस्था ने लगातार 12 महीने काम करने की अनिवार्यता नहीं है। अगर वह लगातार 12 महीने से काम कर रहा है और ईपीएफओ का मेंबर बना है तो उसे इस स्कीम का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल में अवश्य विजिट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।